क्वेश्चन है, नौ बहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 ने प्रतिस्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 का लाइट हाउस अधिनियम। और 1927 का लाइट हाउस अधिनियम को पुराना माना गया है और समुद्री नेविगेशन प्रौद्योगिकी में वर्तमान प्रगति के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। तो नौ बहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 ने क्या प्रतिस्थापित किया है कि 1927 का लाइट हाउस अधिनियम, और इस अधिनियम को पुराना माना गया है और समुद्री नेविगेशन प्रौद्योगिकी वर्तमान प्रगति के लिए ये उपयुक्त नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 1 में, वैसाखी त्योहार किस सिख गुरु के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। वैसाखी त्योहार गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसमें कुछ डिटेल से समझते हैं। वैसाखी मनाने के पीछे की एक मान्यता यह भी है कि 13 अप्रैल 1699 को सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए सिख समुदाय ने वैसाखी का त्योहार खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस वजह से मनाया जाता है और किसके नेतृत्व में रहकर मनाया जाता है और इसकी स्थापना किसने की थी। कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपने इस एग्जाम में 10 सितंबर को क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि वैसाखी त्योहार किस गुरु के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। तो इसे हमने डिटेल में समझा। इससे आगे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने इसकी स्थापना की और ये क्यों मनाया जाता है। इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ रहे हैं कि आपसे जो सोल्यूशन है वो इजीली निकल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे का 8,726 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की बात करें तो ये 9,077.45 किलोमीटर है, जो कि राज्य के चारों दिशाओं तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से रेल में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या भी सबसे अधिक है और गोरखपुर में देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है और ये 1355.40 मीटर लंबा है। कितना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? 1355.40 मीटर लंबा है गोरखपुर का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 1 में और जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वे मैं दोनों साथ लेकर चल रही हूँ। और भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दुनिया में इसका चौथा स्थान, और दुनिया में इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है कि भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और ये दुनिया का इसका चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव वंश। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ नारा पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग और इनकी स्थापना 28 ईस्वी से 1834 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और इस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दिसंबर 1829 में ब्रिटिश शासित भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कब प्रतिबंध लगाया था? 1828 से 1834 तक जो है वो लॉर्ड विलियम प्रतिबंध लगा चुके थे, जो एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी जिसमें विधवा अपने पति की चिंता पर आत्महत्या कर लेती थी। मतलब कि सती प्रथा का मतलब क्या है कि पति के साथ ही पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। तो इन्होंने लॉर्ड विलियम ने क्या किया? इस प्रथा को अंत कर दिया। और किसने शुरुआत की थी? राजा राममोहन ने इसकी शुरुआत की थी। क्योंकि उनके भाई की जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी भाभी को जला दिया गया था। जब से उन्होंने सोच लिया था कि सती प्रथा का अंत किया जाएगा। तो सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और इसकी स्थापना हुई थी 1829 में ब्रिटिश शासित भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का
सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? इसको अभी फ्रेंड्स हमने समझा था, ये रिपीट हो गया है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न। राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ये एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वर्तमान में सीजीए कौन है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के सीजीए कौन है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और इससे पूर्व श्री मुर्मू जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था पांडिचेरी कितने राज्यों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडिचेरी का क्षेत्र तीन राज्यों में है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3। ये पांडिचेरी का क्षेत्र देश के 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पांडिचेरी तमिलनाडु में है और कराईकल क्षेत्र तमिलनाडु के नागपट्टिनम और तिरुवरुर जिले में स्थित है। माहे केरल के पश्चिम तट पर है और यनम आंध्र प्रदेश में है। तो 3 राज्यों में फैली हुई है पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑक्टेकस का नियम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन न्यूलैंड्स। किसने दिया था इसका नियम? जॉन न्यूलैंड्स ने। ऑक्टेकस का नियम 1865 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था और इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो 7 तत्वों के अंतराल के बाद उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में समानता देखने को मिलती है। तो ये कब दिया गया था? 1865 में। और किसके द्वारा दिया गया था ये नियम? जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा ये नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था गैर नाशवान यानी खराब नहीं होने वाली खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थों को तब गैर नाशवान माना जाता है जब वे डिब्बा बंद, सूखे, संरक्षित या उनमें से पानी निकाल दिया गया हो या इन खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में बीन्स, मक्खन, कॉफी, शहद, पाउडर वाला दूध, चावल और गेहूं शामिल हैं। जमे हुए खाद्य पदार्थों को गैर नाशवान खाद्य पदार्थ नहीं माना जा सकता है। तो कौन कौन से हैं पदार्थ? चावल, गेहूं, दूध, कॉफी, मक्खन। इसमें क्या है कि गैर नाशवान यानी खराब नहीं होने वाले खाद्य पदार्थ है। इनमें जो है खराब नहीं होते हैं पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अवेस मतलब एक पक्षी या फाइलम से जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्डेटा अवेस फाइलम से जुड़े हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। एवस एंथोथर्मिक कशेरुकियों का एक वर्ग है जिसे आमतौर पर पक्षी के रूप में जाना जाता है। ये जानवर कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं जिनमें विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जैसे कि बिना दांत वाला जबड़ा और चोंच, कठोर खोल वाले अंडे देना आदि। स्थलीय पशु साम्राज्य में अवेस की अनुमानित 9000 प्रजातियां मौजूद हैं। तो अवेस फाइलम से जुड़े कौन है? कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत फेस्टिवल आयोजित होता है। इसको डिटेल में समझते हैं। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये एक 4 दिवसीय संगीत असाधारण है। ग्रेट इंडियन म्यूजिकल मेट्रो तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी यहाँ इकट्ठे होते हैं। तानसेन संगीत के फेस्टिवल क्यों आयोजित किया जाता है? क्योंकि ग्रेट इंडियन म्यूजिकल मेट्रो तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी यहाँ इकट्ठे होते हैं। और ये कौन सा देश है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अकबर की ताजपोशी कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौर। कन्नौर में अकबर की ताजपोशी हुई थी। इसको भी डिटेल में समझते हैं। अकबर की ताजपोशी 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कन्नौर में हुई थी और ये जब 12 वर्ष के थे। ये घटना उनके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद हुई थी जब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। पहले कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। और ये घटना उनके पिता की हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मात्र 13 वर्ष के थे जब उन्हें ताजपोशी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? कन्नौर में। और कौन से ईयर में दी गई थी? 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कन्नौर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। इसको भी डिटेल में समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किसानों के अधिकारों और उनके शोषण के खिलाफ किया गया था। किसके लिए किया गया था? ये चंपारण सत्याग्रह के महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किसानों के अधिकारों और उनके शोषण के खिलाफ ये किया गया था। और कब किया गया था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल में। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे? तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन करा रखा है और मैंने अब तक 10 पार्ट करा चुकी हूँ हिस्ट्री के। अगर आपने मेरे 10 के 10 पार्ट देख लिए तो आने वाले एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं हिस्ट्री का। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें तो पूरा पेपर 2 आता ही है। तो मैंने 10 अब तक पार्ट करा चुकी हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए 10 सितंबर को जो आज आपका एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन। इसको डिटेल से समझते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। वे सातवाहन वंश के 23वें शासक थे और उन्होंने पहली शताब्दी में शासन किया था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का महानतम शासक माना जाता है। और गौतमीपुत्र को क्या माना जाता है? सातवाहन वंश का महानतम शासक माना जाता है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतमीपुत्र को कौन सा शासक माना जाता है? तो सातवाहन वंश का महानतम शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट था। देखो आ गया, मैंने इस क्वेश्चन को भी करा रखा है, इसकी पोस्ट भी लगा रखी है अगर आपने देखी होगी तो। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। N42 1989 भारत की खोज अंग्रेजी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्वेश्चन हिस्ट्री में करा रखा है और ये क्वेश्चन देख लिया आपने। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि द डिस्कवरी ऑफ पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू और ये कब लिखी गई थी? 1944 में। और कौन सी भाषा में लिखी गई थी? हिंदी में। और बाद में अनेक भाषाओं में इसे अनुवाद कर दिया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खमाटिस। इसको भी डिटेल में समझते हैं। संकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। खमाटिस द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ये पर्व एक बौद्ध पर्व है जिसे सम्मान के साथ मनाया जाता है, जिसमें मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध की पूजा की जाती है। तो ये क्यों मनाया जाता है? कि ये एक पर्व एक बौद्ध पर्व है जिसे सम्मान के साथ मनाया जाता है और जिसमें मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध की पूजा की जाती है खमाटिस त्योहार में। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में खमाटिस जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 में। और कौन से इसमें हुई थी? IHF का गठन 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में हुआ था। अभी पूछा जा सकता है कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना तो 1925 में हुई थी, लेकिन ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ग्वालियर में। 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूछा गया है 6th, 2nd एंड 3rd में, MG संगीत पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसको भी डिटेल में समझते हैं। MG संगीत पुरस्कार कर्नाटक राज्य से दिया जाता है और ये पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। क्यों प्रदान किया जाता है? कि ये कर्नाटक सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स मैंने खेल से भी रिलेटेड वीडियो करा रखी है, अगर आपने इसमें वॉच की होगी तो मैंने सारे ही क्वेश्चन हॉकी से रिलेटेड और जो भी खेल हुए हैं अब तक उसमें मैंने सभी वीडियो उसी वीडियो में मैंने सब क्वेश्चन करा दिए और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसको भी डिटेल में समझते हैं। पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम रही है और ये राज्य लगातार कम बेरोजगारी दर बनाए रखने में सफल रहा है और जो इस भारत के अन्य राज्यों की तुलना में एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है। तो कौन है? 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम है? छत्तीसगढ़ की। और ये 15 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं उसकी तैयारी जो है आपको एसएससी सीजीएल की मतलब हर एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर की। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा खनन गतिविधि। इसको भी डिटेल में समझते हैं। खनन गतिविधियां, इन राज्यों में खनन गतिविधियां भी भूस्खलन का एक प्रमुख कारण है क्योंकि इससे भूमि की संरचना प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन या अमेजोन पुर्तगाली रियो अमेजोनस, स्पेनी, अंग्रेजी अफ्रीका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स मैंने पुरस्कार से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उस वीडियो को देख लें। भारत रत्न से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड सभी वीडियो करा रखी है और इसमें कौन से सन में नोबेल पुरस्कार मिलने स्टार्ट हुए और कब तक मिले और कितने लोगों को मिले, वो मैं सभी वीडियो उसी वीडियो में मैंने सब क्वेश्चन करा दिए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है पूछे गए हैं, आप देख सकते हो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और कब मिला है इनको? 1913 में। साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। इन्हें ये पुरस्कार उनकी किताब गीतांजलि के लिए मिला था। टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई भी थे और ये कौन थे? एशियाई भारतीय थे और ये कौन थे? भारतीय नागरिक थे और इन्हें किस उसमें पुरस्कार मिला है? किताब गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा लिखी है इन्होंने। स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी है ताराबाई शिंदे ने। पुरुष तुलना हिंदी, स्त्री पुरुष तुलना पुरुष और महिलाओं के बीच तुलना, नारीवादी कार्यकर्ता ताराबाई शिंदे द्वारा लिखित एक पुस्तिका है और ताराबाई शिंदे का जन्म 1805 में बरार प्रांत वर्तमान महाराष्ट्र के बुलढाना में हुआ था और उन्होंने पूना में घर पर शिक्षा ही ली और पूना में क्या हुआ? इन्होंने घर पर ही शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। कितने पदक जीते भारत ने 2022 में? ISSF में 14 पदक जीते थे। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते और 12 इनमें से 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारतीय निशानेबाजी ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कुल 7 पदक जीते, जिन्हें 4 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत सोमवार को आखिरी दिन 2 पदक के साथ नॉर्वे से आगे पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो टोटल कितने पदक जीते हैं भारत ने 2022 में? 14 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पंडित रविशंकर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1981 में भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इनको टोटल कितने पुरस्कार मिले हैं? 3। 1999 में भारत रत्न, 1967 में पद्म भूषण और 1981 में पद्म विभूषण मिला है। किन्हें मिला है? पंडित रविशंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AU किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा AU प्रतीक अफ्रीकी संघ का प्राथमिक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अफ्रीकी संघ का प्राथमिक प्रतीक है जिसका उपयोग AU के सभी आधिकारिक संचार मोहरों और दस्तावेजों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीला
फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसको भी डिटेल में समझते हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व से सावन की शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो हरेला पर्व साल में 3 बार चैत्र, सावन और अश्विन माह में मनाया जाता है, लेकिन सावन माह की हरेला अधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण होती है और इस दिन लोग कान के पीछे हरेला का तिनका लगाते हैं और गाजे बाजे और पूजा पाठ के साथ दिन भर पौधे लगाए जाते हैं। तो ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। और कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये 3 बार मनाया जाता है, चैत्र, सावन और अश्विन में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। रावी नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ये नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान जाती है। रावी नदी पंजाब की 5 नदियों में से एक है और रावी नदी पंजाब की 5 नदियों में से एक है और ये कहाँ से निकलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाती है और ये निकलती है कांडा जिले में रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए माध्यम भोजन योजना शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में तमिलनाडु राज्य ने सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए माध्यम भोजन योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। इसको भी डिटेल में समझते हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 6 एक से अधिक राज्य संघ शासित प्रदेशों पर नियंत्रण रखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को अपना एक उच्च न्यायालय है और बॉम्बे उच्च न्यायालय इसका क्षेत्राधिकारी महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दामन दीव और गोवा पर है। और टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट न्यायालय है, हाई कोर्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक का लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 तक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 आर्टिकल में आता है। फ्रेंड्स, मैंने आर्टिकल से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, 3 वीडियो कराई है, उसमें मैंने सभी आर्टिकल कवर करा दिए हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। वो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। सभी वीडियो की मैंने फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इन सभी वीडियो को अच्छे से कर लेना, क्योंकि आप हर एग्जाम को इन वीडियो को देखकर क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जीके जीएस की, करंट अफेयर की अलग अलग वीडियो करा रखी है और सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। तो इसको डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इस न्यायालय के हैं और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 124 में। देख सकते हैं आप, सेकंड भी क्वेश्चन आर्टिकल से ही आया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ये भी मैंने आर्टिकल करा रखा है। टोटल मैंने 300 तक आर्टिकल करा रखे हैं उन वीडियो में, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इसको भी डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान 51A से संबंधित है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है खेल से रिलेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। इसको भी डिटेल में समझते हैं। विकेट कीपर शब्द क्रिकेट से जुड़ा है। क्रिकेट में विकेट कीपर फील्डिंग
टीम का एक अहम सदस्य होता है। वे बल्लेबाज पर नजर रखते हुए स्टंप के पीछे खड़ा रहता है। विकेट कीपर की जिम्मेदारियां ये हैं कि कैच लेना, बल्लेबाज को स्टंप आउट करना, रन आउट करना और हर गेंद पर ध्यान देना, गेंद को रोकने के लिए तैयार रहना। तो विकेट कीपर का काम क्या है कि रन आउट करना, स्टंप आउट करना, हर गेंद पर ध्यान देना और गेंद को रोकने के लिए तैयार करना। तो विकेट कीपर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का। तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ओलंपिक खेल की भी वीडियो करा रखी है, उसकी भी मैंने 3 वीडियो करा रखी है। अगर आपने वो वॉच करी होंगी तो उसमें से ये क्वेश्चन आया था, आपने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। मैंने 3 वीडियो करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले किसको मिला, करा रखा है। तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। इसको भी डिटेल में समझते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी और इसकी राजधानी क्या है? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में और इसकी राजधानी है एथेंस। और भारत में पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 23 जून 1894 को पियारे डे कोवर्टिन द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को और किसके द्वारा की गई थी? पियारे डे कोवर्टिन द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन। सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो सभी कर ली होंगे, इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर दिया होगा। आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं जीके जीएस में। और फ्रेंड्स अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।